अशोक तिवारी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार इस तरह की खबरें और तस्वीरें सामने आई हैं, चाहे वो क्रिसमस के मौके पर चर्च के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ हो, कहीं किसी मॉल में तोड़फोड़ की बात हो, या फिर कल एक और जो तस्वीर सामने आई है उसने तो और भी उत्तर प्रदेश के आम आदमी को डरा दिया है कि क्या वो किसी गैर मजहब के किसी शख्स को अपनी बर्थडे पार्टी, अपने शादी ब्याह, अपने किसी पारिवारिक कार्यक्रम में बुलाए या ना बुलाएं। अगर बुला ले तो वहां पर भी एक भीड़ अराजक तत्वों की, गुंडों की, वो अंदर दाखिल हो जाएगी किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में और मारपीट करने लगेगी। पुलिस आएगी तो कि भाई माहौल खराब करने की कोशिश है, उन्हीं पीड़ितों में से उन लड़कों को लेकर ले जाएगी। ये क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? कानून क्या भीड़ के हवाले कर दिया गया है? अशोक तिवारी। देखिए, दरअसल उत्तर प्रदेश की दो घटनाओं का जो जिक्र हम लोग कर रहे हैं, उसमें जो वाराणसी का जो सेंटा क्लॉज का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति सेंटा क्लॉज बना हुआ था और कुछ आपत्तिजनक टीका टिप्पणी की तस्वीरें सामने आई थी। इस पूरे मामले में आज सुबह जो अपडेट मिला, उस लिहाज से अभी तक उस मामले में कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया है, क्योंकि पुलिस का यह कहना है कि दोनों ही पक्षों की तरफ से कोई तहरीर एक दूसरे के खिलाफ शिकायती प्रार्थना पत्र के तौर पर नहीं दी गई है। दूसरी बात, जो आपने बरेली की घटना का जिक्र किया, बरेली की घटना ने जरूर एक बड़ा स्वरूप लेने की कोशिश की है, जहां पर बदायूं की रहने वाली एक नर्सिंग की छात्रा अपने दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी का सेलिब्रेशन कर रही थी, लेकिन उसके बाद बजरंग दल के बहुत सारे लोग वहां पर पहुंचे और काफी उपद्रव की तस्वीरें हम लोगों को देखने को मिली। हालांकि पुलिस ने जिस दिन ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ था, ये पूरा मामला शनिवार का बताया जा रहा है, उस दिन वहां पर जो लोकल थाने की पुलिस है वो पहुंची थी और वहां पर जो रेस्टोरेंट का एक कर्मचारी था उसके खिलाफ और जो दो लोग वहां पर मौजूद थे जिनके ऊपर आरोप लगाया गया कि ये दूसरे समुदाय के हैं, बर्थडे पार्टी में कैसे शामिल हो गए, उनके खिलाफ शांति भंग को लेकर चालान किया गया था बरेली पुलिस की तरफ से। इस मामले में जब बहुत ज्यादा राजनीतिक दबाव बना, पुलिस के उच्च अधिकारियों को इस बात की जानकारी मिली है, तो अब दो नामजद और तकरीबन 20 से 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जिन दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है नेम्ड में, वो बजरंग दल से संबंधित बताए जा रहे हैं, ऐसा जो वहां के स्थानीय लोग हैं उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है। लेकिन जो बात आपने कही कि क्या किसी को अपना कोई उत्सव, अपना कोई सेलिब्रेशन, चाहे बर्थडे पार्टी या कोई भी इस तरह का जो उत्सव है उसको मनाने का हक है या नहीं है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसमें जाति, धर्म और वर्ग, मजहब, इन सब बातों को आना नहीं चाहिए और शायद यही वजह है कि जो तमाम सारे जो समाज के बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि अगर किसी भी मामले को हिंदू या मुसलमान का रूप देने की कोशिश की जाएगी तो इससे माहौल और ज्यादा बिगड़ भी सकता है। हालांकि बरेली की घटना के बाद से जिस तरह का मुकदमा पंजीकृत करने के बाद लगातार जो कार्रवाई की जा रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि लगातार दबिश भी दी जा रही है क्या आखिरकार ये कौन लोग थे जो अचानक रेस्टोरेंट के भीतर घुस गए और उसके बाद वहां पर माहौल को खराब करने की कोशिश की गई। हालांकि जो वहां पर मौजूद जिन लोगों ने प्रदर्शन किया था उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि एक वर्ग विशेष के लोगों को इसमें क्यों आमंत्रित किया गया। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी पुलिस की जांच का अहम बिंदु बनने वाली हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है जिसको समझना होगा कि अगर मान लीजिए किसी बंद कमरे में या किसी रेस्टोरेंट में या किसी होटल में कोई एक उत्सव का आयोजन होता है, तो आखिरकार ये जानकारी बाहर कौन साझा कर देता है जिसकी वजह से इस तरह की तस्वीरें सामने आ जाती हैं। बरेली की घटना का आप जिक्र कीजिए तो एक रेस्टोरेंट में अगर कोई बर्थडे पार्टी का आयोजन किया जा रहा है तो उसमें बजरंग दल की क्या भूमिका है? आखिर उनको किससे ये सूचना दे दी कि वो अचानक वहां पर पहुंच गए और माहौल खराब करने की कोशिश की गई? तो ये बहुत बड़ा बिंदु है जिसमें कहीं ना कहीं हमेशा ये कहा जाता है कि पुलिस का जो फेलियोर है वो बात सामने आती है कि अगर आप शुरुआती दौर से सख्ती में रहते या फिर इस तरह की घटनाएं ना हो पाती या बड़ा स्वरूप ना बन पाती, इस पर राजनीतिक बहस छिड़ जाती तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन यह जरूर है कि उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं सियासी दलों को एक बड़ा मुद्दा देती हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। कोई कहता है आप हिंदू की राजनीति करते हैं, कोई कहता है कि आप मुसलमान की राजनीति करते हैं। तो अभी इस तरह की घटनाओं को जितना जल्दी हो उस पर अंकुश लगाए जाने की जरूरत है ताकि ये कोई बड़ा स्वरूप न ले पाए। अशोक बने रहेगा मेरे साथ। राजीव रंजन जी, अब आपसे बात होगी, क्योंकि देश और समाज नफरत, हिंसा और क्रूरता से क्या मजबूत होगा? संघ प्रमुख मोहन भागवत का आज एक बार फिर से किसी कार्यक्रम में कल हैदराबाद में वो बोल रहे थे, बड़ा वायरल हो रहा है वो बयान कि देश को विश्व गुरु बनाने की जरूरत है। क्या ऐसे हम विश्व गुरु बनेंगे जबकि जो एक ग्लोबल त्योहार है क्रिसमस, उसके मौके पर देश भर में अलग अलग से जो तस्वीरें आएंगी वो पूरी दुनिया में पहुंचेंगी, मारपीट की, हंगामे की, सब कुछ हो रहा है धर्मांतरण के नाम पर। एक और बनारस प्रधानमंत्री का लोकसभा क्षेत्र, 2014 में पहली बार वहां से चुने गए थे प्रधानमंत्री, 24 में तीसरी बार चुने हैं। उसे क्योटो बनाने की बात हो रही थी, उसी जापान के रहने वाले लोगों के साथ जो बदतमीजी घाट पर हुई कि उन्होंने भाई कुछ गलत काम वहां पर किया है। क्रिसमस का कैप उन्होंने वहां पर लगा रखा था और बाकी लोगों की तरह वो भी वहां पर स्नान कर रहे थे गंगा घाट पर।
दशाश्वमेध घाट पर। तो ये तस्वीरें जब सामने आएंगी तो इसका इंटरनेशनल लेवल पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा और क्या ऐसे हम विश्वगुरु बन जाएंगे? देखिए मकसूद, ये मुट्ठी भर गुंडा एलिमेंट है, मुट्ठी भर गुंडा एलिमेंट है जो कि संगठनों का नाम तले और संगठनों का नाम लेकर के ये गुंडागर्दी करते हैं। और इन मुट्ठी भर लोगों का इलाज जब तक अच्छे से नहीं होगा तो इस तरह की घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। मैंने कहा इनका इलाज अच्छे तरीके से हो, ठीक उसी तरह से जैसे बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार में दूसरे लोगों का होता है। एक बार वैसे इलाज इनका हो जाए तो फिर वो ये समस्या आप इस तरह से धर्म के नाम पर, इस तरह से त्योहारों के मौके पर, किसी के बर्थडे में, शॉपिंग मॉल में घुस करके ये तोड़फोड़ की घटनाओं पर अगर, और खास करके बीजेपी शासित राज्यों में, मैंने पिछले कार्यक्रम में भी आपके कहा था, बीजेपी शासित राज्यों में जब इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी तब जाकर के ये चीजें खत्म होंगी। क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि हिंदू संगठन का नाम लेकर या कुछ ऐसी बात कर कर या उसको सनातन से जोड़कर ये थोड़ा बहुत इस तरह की ऊट पटांग और बदतमीजी और गुंडागर्दी वाली हरकतें करेंगे तो भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि वो इस तरह की सरकार से वो संरक्षण पा पाएंगे। और यहीं से वो मैसेज जाता है जहां से दूसरे लोगों को एक असुरक्षा की भावना आती है और ये जो गुंडा एलिमेंट है इनको ताकत मिलती है। तो और दूसरी बात ये है कि इन्हीं घटनाओं के आधार पर ये बात, मैं मकसूद बहुत इस बात से सहमत नहीं हूं कि पूरे देश की छवि और पूरे देश में इस तरह का माहौल है, इस तरह की बात से मैं सहमत नहीं हूं। इन लोगों का इलाज होना चाहिए, ये मुट्ठी भर लोग हैं। अब दूसरी बात जो नाकाबिले बर्दाश्त है, ये जो गुंडे हैं, ये जो इस तरह के एलिमेंट है, ये तो इनके कोई अपनी वो नहीं है चर्चा में भी आने के लिए। और मैं तो जानता हूँ स्थानीय स्तर पर लोग इस तरह का काम इसलिए भी करते हैं, कुछ तो वहाँ का इक्वेशन स्थानीय कुछ ऐसा होता है, दूसरे अपने को भी चर्चा में लाने के लिए आजकल वीडियो जो बन रहा है, और अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो दूसरे लोगों का मन और बढ़ता है। तो वीडियो के आधार पर ही देख कर जिन लोगों ने, कम से कम जापानी टूरिस्टों के साथ जो उस घाट पर बनारस में हुआ, उन लोगों के लिए तो मैं ये कहूँगा कि उन्हें सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि इस समय पूरे देश में टूरिस्ट के लिहाज से सबसे ज़्यादा फुटफॉल बनारस में है। तो अगर ऐसी घटनाएं घटेंगी तो विदेशियों में देखिए बहुत जल्दी ये बात फैलती है कि हम वहाँ पर गए थे। आजकल व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया, तो ये तो गलत हुआ है और वहाँ पर तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ टूरिस्टों का बहुत ज़्यादा आना जाना इस वक्त लगा हुआ है। लेकिन जो नाकाबिले बर्दाश्त बात है वो शुवेंदु अधिकारी की है, जो एक संवैधानिक पद पर है, विपक्ष के नेता है, और वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इसका संज्ञान लेना चाहिए और उन पर दबाव बनाना चाहिए। इस तरह की बातें इतने महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोग धर्म और जाति के लिहाज से करेंगे और इस तरह की उकसावे वाली बात करेंगे तो ये देश और समाज के लिए ये अच्छा नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक चले जाना, चुनाव जीतना ही, इस देश में बहुत लोग बहुत चुनाव जीते, बहुत लोग प्रधानमंत्री भी रहे, लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स की आप देख लीजिए, बहुत लोगों ने 25-25, 30-30 साल इस देश में, 20-20 साल लोग मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अतीत में ऐसा नहीं हुआ है, लोगों को चुनावी जीत नहीं मिली है। दिल जीतना मेरे समझ से ज्यादा बड़ी बात है, लोकतंत्र जीतना ज्यादा बड़ी बात है, सामाजिक सद्भावना, एक सोशल फैब्रिक देश में बना रहे, ये ज्यादा बड़ी बात है। चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक नफरत फैलाने वाले बयान देना जिम्मेदार लोगों का, इस सिलसिले पर रोक लगनी चाहिए। किस राह पर चल पड़े हैं हम, कहां जाकर रुकेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल जरूर है। और चूंकि इसमें अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आई है। केरल में आपने देखा होगा, पलक्कड़ में पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के रहने वाले राम नारायण बघेल को वहां पर मार दिया गया, इस शक में वो भी एक तस्वीर आई थी। उड़ीसा में भी एक पश्चिम बंगाल के बीड़ी मजदूर को मार दिया गया बांग्लादेशी बताकर। तो ये भी तो तस्वीरें लगातार अलग अलग हिस्सों से आ रही हैं सामने।
अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकारें भी हैं, कहीं कार्रवाई हम देखते हैं, कहीं कार्रवाई हो नहीं रही है। ये खुली छूट क्यों, किस बात के लिए? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस तरह का जब समाज में माहौल बनता है तो उसका असर इस तरह की घटनाओं से दिखाई देता है। आप घुसपैठिए, बांग्लादेशी कहते 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 कहते, तो अब क्या होता है, एक नैरेटिव आप बिल्डअप करते हैं। फिर आपको अभी आप दिल्ली एनसीआर के इलाके में घूमने जाइए, कहीं भी आपको झोपड़पट्टी में बंगाली बोलते हुए लोग दिखेंगे या झोपड़पट्टी में असमी बोलते हुए लोग दिखेंगे, तो आपके फट दिमाग में आता है कि लग रहा है ये भी बांग्लादेशी है क्या। अरे बांग्ला बोलने वाला हर आदमी बांग्लादेशी है ऐसा नहीं है। हर मुसलमान जो बांग्ला बोलता है वो बांग्लादेशी है ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि पश्चिम बंगाल के जो निवासी मुस्लिम हैं उनको आप बांग्लादेशी मुसलमानों से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। वो भी पता चल जाता उनके अंदाज से, उनके कपड़ों से, उनके बातचीत के अंदाज से। तो अब यही होता है कि जब नैरेटिव ऐसे चलने लगता है तो आप कोई भी मुसलमान या कोई भी इस तरह की लोग जो रह रहे, तो आप जब देखते तो आपके दिमाग में आने लगता है कि ये बांग्लादेशी है। पश्चिम बंगाल इतना बड़ा राज्य है, वहाँ से इतनी बड़ी 7.5 करोड़ वहाँ वोटर हैं, तो आप समझ लीजिए। तो वहाँ के लोग निश्चित तौर पर पलायन वहाँ से भी बहुत ज़्यादा हुआ, बिहार बंगाल उस इलाके से, क्योंकि कोलकाता अब कोई वो इंडस्ट्रियल हब रहा नहीं, कोलकाता में कोई रोजगार रहा नहीं। तो अब वहाँ के भी ग्रामीण इलाकों के लोग देश के अलग अलग हिस्सों में काम करने के लिए जाते हैं। तो ये तो बात आती ही है कि जब जिस तरह का नैरेटिव होता है फिर उसका असर इस तरह की घटनाओं पर देखने को मिलता है। मैंने आपको एक दिन बताया कि यहीं नोएडा में अखलाक का मर्डर सिर्फ इस बिना पे कर दिया गया कि उसके घर में गोमांस रखा गया है और पीट पीट के गांव वालों ने ही मार डाला और वो पूरा खानदान गांव छोड़ने पर मजबूर हो गया। और 10 साल के बाद यूपी सरकार जो लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है, न्याय की बात करती है, वो अदालत में जाके कहती है कि इस मर्डर का केस बंद कर दिया जाए। वो तो सैल्यूट है उस जज को जिसने कहा कि ये कतई बंद नहीं होगा और इस पर डे टू डे हियरिंग होगी। अभी आप तमाम केसेस की बात कर रहे हैं, उन्नाव केस के आरोपी, बलात्कार केस के आरोपी पूर्व विधायक का केस आप देख ही रहे। पूरे देश में उसको लेके एक विरोध है और एक रोष है। तो अलग अलग तरीके की चीजें आती रहती हैं। जो आपने कहा, ये जो घटनाएं आप केरल की बता रहे हैं, पश्चिम बंगाल की बता रहे हैं, यूपी की है, झारखंड में ऐसी सुनने को मिलती है। तो ये इसी वजह से होती है कि आप इस तरह का नैरेटिव, अब मैंने आपको कहा कि पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता अगर ऐसी बात कहेंगे जो उनका बयान आपने दिखाया, तो आम लोगों के बीच में उसका मैसेज क्या जाएगा। और अगर उनसे उनके बयान पर उनसे शीर्ष नेतृत्व कोई बात नहीं कहता तो लगता है कि ये ऊपर तक से उनको संरक्षण प्राप्त है। तो ये एक गंभीर स्थिति है। मुझे लगता है ये घटनाएं जो हो रही हैं इन पर तो काबू पाया जा सकता है। सरकार अगर बीजेपी शासित राज्यों के लोग अगर एक दिन में सोचे तो मुझे लगता है कि इनको तुरंत के तुरंत वहीं के वहीं इनका इलाज तुरंत संभव है।